बच्चों खुश रहो। टैगोर चिन्ह अकेडमी छत्तीसगढ़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि व्यवसाय अध्ययन में कल हम लोगों ने 2 का चैप्टर शुरू किया था। इसमें प्रबंध प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कल हम लोगों ने शुरू किया था। तो प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध के कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। इसके अलावा प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध के कार्य जहां तक चलते हैं तब तक संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस प्रकार संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक की जाने वाली प्रक्रिया, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप या कंट्रोल, ये प्रक्रिया इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। ये कल मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसकी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी। कल का अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य, जहां तक प्रबंध के कार्यों का क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों को लेकर के सभी विद्वान या प्रबंध शास्त्री हैं वो एक मत नहीं है। उन सभी के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। वैसे अगर देखें प्रबंध के जो मुख्य कार्य या प्रबंध प्रक्रिया के अंदर जो मेन कार्य आते हैं उनमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, हेनरी फील्ड के अनुसार ये जो कार्य होते हैं ये इसके मेन माने जाते हैं। लेकिन प्रबंध शास्त्री जो होते हैं इन कार्यों के संबंध में लेकर के इनके विचारों में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। मेन कार्य तो यही है। जैसे इसके अंदर अलग अलग जो राल्फ डेविस हैं उन्हें नियोजन, संगठन और नियंत्रण के नाम से जाना। इसी प्रकार से कुंटज ओडोनल ने ये जो मेन कार्य हैं इन सभी कार्यों के ऊपर अपना दृष्टिकोण रखा। इसी प्रकार से हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने इसमें आदेश और समन्वय को जोड़ दिया। ब्रेग ने विपणन और आदेश को इसमें सम्मिलित कर दिया। इसी प्रकार से लूथर गुलिक हैं, उन्होंने इन कार्यों के अलावा संदेशवान, पूर्वानुमान और जांच उनको सम्मिलित कर दिया। जबकि अन्य जो शास्त्री होते हैं या प्रबंध शास्त्री जो होते हैं उन्होंने बजटिंग है, विवरण है, इस प्रकार के शामिल किया। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार के जो विद्वान होते हैं, प्रबंध शास्त्री होते हैं, उनमें एक मत नहीं है। इस आधार पर उपयुक्त वेतन के आधार पे या इस तालिका के आधार पे हम लोग प्रबंध के जो कार्य हैं उनको 2 भागों में बांटेंगे। अध्ययन की दृष्टि से इनके कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं। प्रबंध प्रक्रिया या कार्य या चरण, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहले है प्रमुख कार्य और दूसरा आता है सहायक कार्य। प्रमुख कार्यों को 5 भागों में बांटते हैं। पहला आता है नियोजन, प्लानिंग। दूसरा आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा आता है निर्देशन, डायरेक्टिंग। चौथा आता है नियंत्रण, कंट्रोल। और 5वां आता है कम्युनिकेशन, समन्वय। इस प्रकार से
प्रबंध के जो प्रमुख कार्य आते हैं इनमें 5 को सम्मिलित किया जाता है: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। उसी प्रकार से प्रबंध के जो सहायक कार्य होते हैं उनमें पहला जो कार्य आता है वो आता है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। दूसरा जो आता है इसके अंदर स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। तीसरा जो कार्य आता है मॉडर्नाइजेशन या नव परिवर्तन। चौथा कार्य इसके अंतर्गत आता है वो आता है संदेश वहन, संदेश या संप्रेषण। और पांचवा आता है वो आता है लीडरशिप, प्रतिनिधित्व, निधित्व। इस प्रकार से प्रबंध प्रक्रिया के कार्य जो चरण होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटेंगे: प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। इसमें 5 कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, इसमें 5 कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। लगभग नियोजन, संगठन और नियंत्रण के जो कार्य होते हैं वो सभी में मिलते हैं। इसके पश्चात प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं इनको हम लोग देखेंगे। प्रबंध के प्रमुख कार्य, प्रबंध के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए इनका संबंध आधार यही होते हैं। एक चेन के रूप में होते हैं, प्रोसेस के रूप में होते हैं। नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। अगर एक भी कार्य अलग कर दिया जाए तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती। उसमें पहला जो आता है वो है नियोजन। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था। नियोजन प्रणाली भविष्य में की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनका वर्तमान में निर्धारण कर लेना, या संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के हमारे पास विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ये इसमें सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें किसी गंतव्य स्थान पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, कब जाना है, किस प्रकार जाना है, कौन कौन से साधन होंगे, कौन कौन लोग साथ में जाएंगे, इस प्रकार के अनेक प्रकार के हमारे पास जो विकल्प होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा कार्य को कब करना है, कौन करेगा, किस प्रकार से करेगा, यानी भविष्य में की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनकी जो रूपरेखा है, कार्य विधियां हैं, व्यूह रचना है, उद्देश्य हैं, विधियां हैं, उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। यानी ये योजनाओं के ऊपर आधारित होता है। नियोजन के संघटक तत्व या कारक, नियोजन के संघटक तत्व या कारक निम्नलिखित है। जैसे उद्देश्य है, प्राविधियां हैं, रीतियां हैं, विधियां हैं, नियम हैं, व्यूह रचना, कार्यक्रम, बजट। अनेक प्रकार के ऐसे संघटक हैं जिनके ऊपर नियोजन की रूपरेखा निर्भर करती है। दूसरा जो इसका कार्य आता है ऑर्गेनाइजेशन, तो बोलते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको निर्धारण करना, अर्थात क्रियाओं का निर्धारण करना, उनका विभागीकरण या सामूहिकरण करना, समान आकार प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको एक समूह में रखना, इसके अलावा उसका विश्लेषण करना, अधिकार तय करना, उनका प्रत्यार्जन करना, अधिकारों के अनुसार कर्तव्यों का निर्धारण करना, संगठन के अंदर कार्य करने वाले उच्च अधिकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उनके आपसी संबंध जो होते हैं उनको परिभाषित करना,
या संबंधों को व्यवस्थित करना, अनेक प्रकार के कर्मचारी विभाग होते हैं उसमें समन्वय स्थापित करना, ताकि सही प्रकार से कार्य व्यवस्थित रूप से किए जा सके। इस प्रकार से संगठन जो होता है वो किसी भी उपक्रम का या किसी भी संस्था जो होती है, संगठन की व्यूह रचना जो होती है, संगठन जो संरचना होती है, संगठन का जो निर्माण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार से मानव शरीर में मेरुदंड स्थायित्व का काम करता है, उसी प्रकार से किसी संगठन के अंदर, किसी भी उपक्रम या संस्था के अंदर संगठन जो होता है वो मेरुदंड का काम करता है। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो कार्य आता है निर्देशन, डायरेक्टिव, निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन प्रदान करना। संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको मोटिवेशन करना, उनका प्रशिक्षण करना, नेतृत्व प्रदान करना, वार्तालाप करना। किसी भी संस्था के अंदर साधन जो उपलब्ध होते हैं वो तो सभी में होते हैं, लेकिन उन संसाधनों का उचित आवंटन करके उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, किस साधन का उपयोग कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना, कैसे करेंगे, उनका सही प्रकार से उनको गाइड करना, कर्मचारियों को बताना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए निर्देशन संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके तत्व जो आते हैं निर्देशन के तत्व या घटक में से अनुशासन है, आदेश है, निर्देश है, अधिकारों का प्रत्यायोजन है, पर्यवेक्षण है, अभिप्रेरणा है, नेतृत्व है, संप्रेषण है। इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो निर्देशन में होता है। इनके बारे में चर्चाएं हम लोगों ने कल भी कर ली थी। चौथा जो बिंदु आता है वो आता है नियंत्रण, कंट्रोल। हेनरी फेल के अनुसार किसी भी संस्था में किए जाने वाले जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, नियंत्रण के अंदर ये जांचने से है कि कार्य योजनाएं और निर्देशों के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। संस्था में अनेक प्रकार की जो कमियां पाई जाती हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं, उनका पता लगाया जाता है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। नियंत्रण के अंतर्गत सबसे पहले परिमापों का निर्धारण करते हैं, परिमाप या जो मानक होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। उसके बाद ये वास्तविक कार्य का मूल्यांकन करते हैं, वास्तविक कार्य जो होता है उसकी परिमापों से तुलना करते हैं, और जो विचलन या कमियां पाई जाती हैं उनको विश्लेषण कर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस प्रकार से ये भी समझ सकते हैं, जैसे मानो कि हमारे यहाँ पे एक दिन के अंदर कोई भी जो संस्था होती है 1000 इकाइयां बनाती है, ये अपने परिमाप है। लेकिन जब हमने इसका मूल्यांकन किया तो उसने 900 इकाइयां बनाई, अर्थात जो परिमाप अपने थे उससे कम रह गए। तो यहाँ ये जो विचलन है, 100 इकाइयां जो कम बनी, ये जो विचलन है, ये कमियां हैं, इनका हम लोग विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे इसका मेन कारण क्या था कि कम इकाइयां क्यों बनी। इसका विश्लेषण करके इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। नियंत्रण से संबंधित इस पाठ में एक और जो क्वेश्चन बनता है वो है नियंत्रण प्रक्रिया के चरण। नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताइए। इसलिए नियंत्रण प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो इसमें आता है वो है परिमापों का निर्धारण करना, दूसरा है वास्तविक
कार्य का मूल्यांकन करना, तीसरा जो आता है वो है वास्तविक कार्य या निष्पादन की परिमापों से तुलना करना। चौथा जो आता है विचलनों का पता लगाना, व विश्लेषण करना। पांचवा आता है सुधारात्मक कार्यवाही करना। इस प्रकार नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले परिमापों का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद में वास्तविक कार्य जो होता है उसका मूल्यांकन करता है, तीसरे नंबर पे वास्तविक कार्य जो निष्पादन होता है उसकी हम इन दोनों से तुलना करते हैं, और किसी प्रकार की त्रुटि विचलन या कमी पाई जाती है उसका पता लगा करके उसका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात पांचवें नंबर पे सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस प्रकार से नियंत्रण प्रक्रिया के अंदर निम्नलिखित चरणों को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम प्रबंध के जो सहायक कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रबंध के सहायक कार्य, प्रबंध के सहायक कार्य वे होते हैं जो प्रमुख कार्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनमें सहायता करते हैं, उनमें योगदान देते हैं। क्योंकि प्रबंध के सहायक कार्यों में सबसे पहले जो आता है वो है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। किसी भी संस्था में किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसको करना या नहीं करना, अगर किसी कार्य को करते हैं तो भी निर्णय लेना पड़ता है, नहीं करते तो भी निर्णय लेना पड़ता है, ये निर्णय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो विधियां होती है, तकनीक होती है, उनका चुनाव किया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति में इनका महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त किया जा सके। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है नियुक्ति करना, स्टाफिंग। इसको नियुक्तिकरण भी बोलते हैं या नियुक्ति करना भी कहते हैं। नियुक्तिकरण का अर्थ होता है इस संस्था में कर्मचारियों को कार्यरत करना, कार्य पे लगाना, अर्थात कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर के सेवानिवृत्ति तक के किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे भर्ती है, चयन है, प्रशिक्षण है, स्थानांतरण है, मूल्यांकन है, विकास है, कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण है। ये सारी प्रकार की जो मानव संबंधी क्रियाएं होती हैं ये नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती हैं। मानव संसाधन विभाग से संबंधित ये कार्य होता है। इस प्रकार से हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि नियुक्तिकरण के अंदर संस्था के अंदर जो रिक्त पद होते हैं उन पदों के अनुसार योग्य कर्मचारी अधिकारियों को लगाना भी नियुक्तिकरण कहलाता है। तीसरा जो इसका आता है वो है नवाचार या नव परिवर्तन। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में नव परिवर्तन का विशेष महत्व है। किसी भी संस्था का विकास करने के लिए वर्तमान समय में नव परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। नव परिवर्तन का से होता है नई नई विधियों का प्रयोग करना, नई तकनीक का प्रयोग करना, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, नई वस्तुओं का उत्पादन करना, नई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना। इसके अलावा कच्ची सामग्री प्राप्त करने के लिए, कम लागत पे खरीदने के लिए
नई नई जो आपूर्तिकर्ता हैं उनका प्राप्त करना, वस्तुओं को बेचने के लिए नए नए बाजारों में प्रवेश करना, नए बाजारों की खोज करना, ये सभी कार्य होते हैं। ये नवाचार या नव परिवर्तन के नाम से ही जाने जाते हैं। और किसी भी संस्था का विकास करने के लिए नव परिवर्तन बहुत जरूरी है। वर्तमान समय के अंदर नव परिवर्तन के अभाव में कोई भी कार्य या संस्था का विकास संभव नहीं है। तो थर्ड इसका कार्य आता है, वो आता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य विचारों, भावनाओं, तथ्यों आदि का जो आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से किसी भी संस्था में कार्य करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उच्च अधिकारी द्वारा अपने आदेश देना, उनको निर्देश देना या उनकी जांच वगैरह करना, निम्न स्तर के अधिकारी जो होते हैं अपनी मांगे वगैरह, सुझाव वगैरह, जो समस्याएं वगैरह देना, उनका आदान प्रदान करने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रकार से संप्रेषण के द्वारा संस्था के अंदर जो कर्मचारी होते हैं अपनी समस्याएं जो है, सुझाव है, उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। तो किसी भी संगठन के लिए संप्रेषण बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कार्य जो आता है इसका पांचवा, वो है प्रतिनिधित्व। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संस्था का विकास करने के लिए एक प्रबंधक द्वारा संस्था का प्रतिनिधित्व करना भी बहुत जरूरी होता है। प्रतिनिधित्व प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं, समूह हैं, संघ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करना। संस्था के बाह्य जो पुरस्कार होते हैं जो संस्था को प्रभावित करते हैं, उनके साथ मान्य संबंध स्थापित करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा आचरण करना, ताकि संस्था में अपनत्व की भावना का विकास हो सके और भारी व्यक्ति होते हैं वो भी संगठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस प्रकार से किसी भी संस्था के लिए प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने प्रबंधन के कार्यों के बारे में अध्ययन किया। दो प्रकार के लोगों ने कार्य पढ़े, एक तो प्रबंधन के जो प्रमुख कार्य हैं और दूसरे प्रबंधन के जो सहायक कार्य हैं। सहायक कार्य हैं, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2018 में प्रबंधन के कोई 6 कार्य बताइए, कुछ शिक्षा ने बताया था। इस प्रकार से किसी भी संगठन की सफलता के लिए कार्य जो होते हैं उसका सफलतापूर्वक संचालन और क्रियान्वयन जो होता है ये अच्छे प्रबंधन के ऊपर महत्वपूर्ण होता है और सही प्रकार से इनका संचालन किया जाना चाहिए। कल हम प्रबंधन की भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।